अपने YouTube चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता में। आज हम करने वाले हैं JSFL का एनालिसिस। JSFL हमसे कुछ दिन पहले पूछा गया था कि सर JSFL को होल्ड करना चाहिए अगर किसी को अलॉटमेंट मिला है या नहीं, और कुछ क्वेश्चंस थे कि सर क्या नया खरीद सकते हैं। तो हमने आपको उस दिन मना कर दिया था कि ना तो होल्ड करना चाहिए, सेल कर दो, और हमने ये भी कहा था कि अभी नहीं खरीदना चाहिए, थोड़ा नीचे गिरेगा तो खरीदना। लेकिन आज हम उसका एनालिसिस करने वाले हैं, और हमने उस दिन ये भी कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, फिर भी हमने कहा था उसे होल्ड मत करो। अभी उसके कारण आज हम आपको बताने वाले हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, आज भी कह रहे हैं 2 साल के अंदर अंदर आपको 1000 रुपये मिल जाएगा। तो फिर भी होल्ड क्यों नहीं करवाया था वो बताएंगे, और JSFL का एनालिसिस करेंगे कि 2 साल में 1000 क्यों हो जाएगा, उसके पीछे की लॉजिक क्या है। बिना लॉजिक के तो हम कोई बात आपको बताते ही नहीं। चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ये जियो फाइनेंशियल के बारे में जरा देखते हैं क्या है। जियो फाइनेंशियल की मार्केट कैप है 1.35 लाख करोड़। चलिए इसको जरा लिख लेते हैं, और करंट मार्केट प्राइस उसकी 211 रुपए। सर मार्केट कैप है 1,35,000 करोड़ की, मार्केट प्राइस है 211 के हिसाब से। नंबर ऑफ शेयर हैं, डिवाइड कर लेंगे 135 डिवाइड बाई 211, तो लगभग 600 करोड़ शेयर है। करोड़ शेयर है कंपनी के पास। चलिए बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। कंपनी अभी नई नई शुरू हुई है तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ ज्यादा दिखेगा नहीं। कंपनी डेट फ्री है, ये हमें पता है। कंपनी में बाकी कुछ अभी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। किस कंपनी से करेंगे? सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी है इस टाइम बजाज फाइनेंस। जरा ध्यान से देखिए, बजाज फाइनेंस की जो मार्केट कैप है वो सबसे ज्यादा इस टाइम। बजाज फाइनेंस की जो मार्केट कैप है वो सबसे ज्यादा है। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली अगर देखते हैं तो बजाज होल्डिंग का 1400, बजाज फाइनेंस का 3400, बजाज फिनसर्व का 3700, और बाकी सबका 700, 1400, 500, 1700, इतना ही है। यानी कि सिर्फ बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ही है जो 3000 करोड़ से ऊपर जाते हैं, बाकी सब 1500 से नीचे हैं। सेकंड नंबर पे जो कंपनी है वो श्रीराम फाइनेंस, और उसका प्रॉफिट भी सिर्फ 1700 करोड़ होता है क्वार्टरली। यानी कि जो श्रीराम फाइनेंस जो सेकंड नंबर पे फाइनेंस कंपनी आती है वो पहले नंबर की फाइनेंस कंपनी से आधे रेट पे है। मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है बजाज फाइनेंस का किसी भी फाइनेंस कंपनी से। सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस है, तो मैं उसी से कंपैरिजन कर देते हैं। तो अगर सबसे अच्छे से कंपेयर करेंगे और वहां पर वो गलत साबित हो गई तो मतलब वो बेकार है, और अगर सबसे अच्छे से भी अच्छी निकल गई तो बढ़िया है। तो बजाज फाइनेंस से ही हम इसका कंपैरिजन करेंगे। चलिए तो पहले बजाज फाइनेंस का कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके बाद जियो का करेंगे। थोड़ा मोटी मोटी आइटम देख रहा हूँ मैं सिर्फ। बजाज फाइनेंस में, बजाज फाइनेंस की मार्केट कैप है 4,38,000 करोड़, और जो उसका करंट प्राइस चल रहा है वो 7,236 रुपए चल रहा है। नंबर ऑफ शेयर भी हमें मिल जाएंगे लिखे हुए यहाँ पर। और अगर बात करें इसके रेवेन्यू की, तो लेटेस्ट प्रॉफिट जो लेटेस्ट सेल है इसकी, लेटेस्ट इंटरेस्ट रिसीव है वो 12,500 करोड़ है। 12,500 करोड़ लेता है बजाज फाइनेंस। चलिए लिख लेते हैं, ये बजाज फाइनेंस इधर लिख देता हूँ। रेवेन्यू 12,500 करोड़ क्वार्टरली है। 12,500 करोड़ बजाज फाइनेंस ने क्वार्टरली रेवेन्यू लिया, और इंटरेस्ट वगैरह देने के बाद आफ्टर और एक्सपेंसेस उसका नेट प्रॉफिट आ गया लगभग 3,500 करोड़, और 3,500 करोड़ से ईपीएस आ गया लगभग 57 रुपए। प्रॉफिट 3,500 करोड़ और ईपीएस 56 रुपए, ये सब क्वार्टरली है। चलिए इतनी बात हमें समझ में आ गई कि 56 रुपए जब उसका ईपीएस है बजाज फाइनेंस का, तो वो चल रहा है, उसका रेट चल रहा है उस टाइम पर 7236 रुपए। ये लिख देते हैं यहाँ पर, मार्केट प्राइस 7236 रुपए। और पीई अगर मैं बताऊं तो इतनी ज्यादा मार्जिन वाली कंपनी का पीई जो होता है वो मिल रहा है उसे लगभग 36 का, 35 से 36 का। 35 लिख लिया। ये तो हमने बजाज फाइनेंस के बारे में बताया। अब इसी को कंपैरिजन करते हैं कि बजाज फाइनेंस के पास पैसा कितना है, उसकी बैलेंस शीट देखते हैं। बजाज फाइनेंस के पास अगर उसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं तो जरा देखिए, ये आ गई उसकी बैलेंस शीट।
बजाज फाइनेंस की अपनी कैपिटल है 121 करोड़, रिजर्व उसके पास 54 लगभग 55,000 54,500 करोड़ के हो गए रिजर्व, और 2,16,000 करोड़ की ले रखी है उसने बोरोइंग, लोन ले रखे हैं, वो रिलायंस जियो भी ले सकती है, 5,000 की अदर लाइबिलिटी है। तो हमने देखा कि उसने अपना पैसा कितना लगाया हुआ है, लगभग लगभग 54,500 करोड़, 54,251 भी उसका है और 121 भी उसी का है, टोटल 54,500 करोड़ उसने अपना लगाया हुआ है। चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख लेता हूँ, कैपिटल 54,500 करोड़, बाकी लोन लगाए हुए। लोन तो कोई भी कंपनी ले सकती है जिसके पास जरूरत होगी, तो फाइनेंस कंपनी को लोन मिल जाता है। 54,500 करोड़ लगा के बजाज फाइनेंस ने 54,500 करोड़ अपने लगाए, और लोन कितना लगाया, 2,17,000 मान लीजिए इसे, तो 2,16,500 का लोन लगा दिया। टोटल पैसा कितना लग गया उसका, 2,71,000 करोड़। 2,71,000 करोड़ रुपए लगाने के बाद वो 12,500 करोड़ का रेवेन्यू लेती है क्वार्टरली। क्वार्टरली की मैं बात कर रहा हूँ, क्वार्टरली 12,500 करोड़ का रेवेन्यू निकाल लेती है। तो अगर इसे ईयरली कर लूँ तो रेवेन्यू आ जाएगा हमारा लगभग लगभग 50,000 करोड़, ये ईयरली निकाल दिया। प्रॉफिट आ जाएगा जो भी 3500 है वो 14,000 करोड़ आ जाएगा। ईपीएस तो 56 ही रहेगा, वो क्वार्टरली है, ईयरली हो जाएगा 56 इंटू 4 224, मार्केट प्राइस 7236 ही रहेगी, और पी तभी 35 आया है 224 के हिसाब से। कैपिटल एम्प्लॉयड यही रहेगी 2,71,000 करोड़ की। चलिए हमें समझ में आ गया कि अगर एक बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी का काम किया जाए तो इस तरह से काम किया जा सकता है। अब जरा रिलायंस की बात करते हैं, उसके पास कितना पैसा है, क्या है, कैसे है, तभी तो उसका रेवेन्यू का अंदाजा लगा पाएंगे। ये मैं रिलायंस जियो JSFL पे ले सकता हूँ। भाई बजाज कैपिटल के पास है पैसा अपना 54,500 करोड़, लगभग लगभग 50-55,000 करोड़ पैसा है। लेकिन चलो देखते हैं उसके पास कितना है जियो के पास। अब जियो इस फील्ड में उतर रही है, पैसे की उसे कोई दिक्कत नहीं, जितना पैसा चाहिए अंबानी भाई दे देंगे। अंबानी को पैसे की कोई कमी नहीं है, वो पैसा जितना चाहोगे उतना डल जाएगा इसके अंदर, और उसे लोन देने वालों की भी कोई कमी नहीं है, आप और हम ही दे देंगे। अगर वो ओपन ऑफर लाए अभी या अपना नया इशू लिया है तो जियो में हम ही पैसा लगा देंगे। पैसे की जियो को तो कम से कम पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए फिर भी चेक करते हैं कि अभी नई कंपनी के पास कितना पैसा है। तो जरा आ जाते हैं इनकी बैलेंस शीट पे। जियो की बैलेंस शीट चेक की हमने तो हमें पता चला कि जियो को 25,000 करोड़ रुपए देके भेजा है, ये वाला, ये देखिए 24,052 करोड़ तो ये दिया है, और 743 करोड़ का छोटा मोटा लोन दे दिया इन्हें बोरोइंग से ही, छोटी मोटी। तो टोटल 25,000 करोड़ इनके पास है। कैश में भी अगर आप देखेंगे तो देखिए इनके पास 25,000 का कैश पड़ा है। देखिए 5,354 तो कैश ही पड़ा है, और 19,401 की इन्वेस्टमेंट पड़ी है। इन्वेस्टमेंट बेच के कैश आ जाएगा, ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कभी भी बेच सकते हैं। तो लगभग लगभग 26,000 करोड़ इनके पास है। 26,000 करोड़ में से 743 का लोन पे कर देंगे, बचा हुआ 25,000 करोड़ इनके पास कैश है, ये लोन बांटेंगे, इसी से बिजनेस स्टार्ट करना है। यानी कि अभी कंपनी के अंदर, अभी कंपनी शुरू भी नहीं हुई है, और 25,000 करोड़ तो कंपनी के पास कैश पहले से ही है, और अपनी कैपिटल उनकी 25,000 करोड़ की है। यही कैपिटल बजाज फाइनेंस की कितनी है, 50,000 करोड़, 55,000 करोड़। यानी कि अगर यही कैपिटल अगर हम जियो की बात करें तो 25,000 करोड़ है। जब 25,000 करोड़ है तो उसे भी लोन मिल जाएगा जरूरत पड़ने पे। अगर बजाज फाइनेंस को 2,16,000 का मिला है तो कम से कम 1,00,000 करोड़ का तो मिल ही जाएगा। चलिए हम अभी लोन की बात नहीं करते, जब लोन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो ले लेंगे। तो हमने एक बात देखी कि इसने 2,71,000 करोड़ रुपए लगाए, 2,71,000 करोड़ लगा के कितना कमाया साल भर में, 14,000 करोड़। 14,000 करोड़ कमाए अगर 2,71,000 लगा के, तो हमें समझ में आता है कि लगभग लगभग जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, लगभग लगभग 4%। सही कह रहा हूं, 271,000 करोड़ पे अगर कोई 14,000 करोड़ कमा रहा है साल के, तो नेट प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया, 271 करोड़ लगा के 1000 मैंने हटा दिया, 271 पे 14 रुपए कमा लिए, लगभग लगभग 3.5 रुपए, 3.5% का उसका नेट प्रॉफिट रेशियो है, 3.5% आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। वो अपनी टोटल लोन जो दिया है, मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बोला है, टोटल लोन जो दिया मतलब अपनी कैपिटल जो एम्प्लॉयड करी वो प्लस लोन जो लिया, वो सब मिला के 3.5% का नेट प्रॉफिट कमाती है एक फाइनेंस कंपनी। और बैंक तो इससे भी कम कमाते हैं, बैंक 1% कमाते हैं। चलिए हमारे समझ में आता है कि अगर 3.5% भी नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस निकल जाए तो वो अच्छा होता है। अब जियो ने क्या करना है, 25,000 करोड़ उसको अपना है, और बजाज फाइनेंस का आधा 1,00,000 करोड़ का ले लिया लोन। चलिए मैं इसे राउंड ऑफ फिगर करने के लिए 75,000 करोड़ का लोन दिला देता हूँ। तो 75,000 करोड़ का ले लिया उसने लोन, और
25,000 करोड़ उसके बाद अपने थे, 75,000 करोड़ का ले लिया उसने लोन, आने वाले 5 साल में लिया मान लीजिए, तो 1 लाख करोड़ हो गया। 1 लाख करोड़ पे मान लीजिए उसने भी 3.5% ही कमाया, जियो ने भी, हालांकि यहाँ पर अंबानी है तो हो सकता है 3.5% से ज्यादा कमा ले, क्यों कमाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर हम 3.5% भी लेकर चलते हैं तो 1 लाख करोड़ पे 3.5%, 3,500 करोड़ का प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पर ईपीएस 56 था, यहाँ पर 3,500 करोड़ पे जब नंबर ऑफ शेयर कितने 600 करोड़, तो जब साढ़े ईपीएस कितना आएगा 3,500 डिवाइड बाई 600, यहाँ पर ईपीएस आएगा लगभग 6 रुपए, जो कि यहाँ पर 56 रुपए था। यहाँ पर ईपीएस आएगा सिर्फ 6 रुपए का। 6 रुपए के ईपीएस पे अगर पीई हमें भी 35 ही मिलता है, 35 का ईपीएस मिलता है, तो रेट निकल कर आता है 210 रुपए, और 210 पे तो जियो फाइनेंशियल अभी चल रहा है। इसीलिए हमने कहा था कि उसको, जियो फाइनेंशियल को 260 पे जब वो खुला था वहां पर मत खरीदो, कि अगर ये 1 लाख करोड़ से काम कर लेगा ना, जब जियो फाइनेंशियल जब 1 लाख करोड़ से काम करेगा और देश की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी जितना प्रॉफिट भी कमाएगा ना, तब भी जाके वो 3500 करोड़ ही कमा पाएगा, और 3500 करोड़ कमाने का उसका ईपीएस निकल कर आएगा 6 रुपए। और अगर इसे सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी का पीई भी मिल जाएगा ना, जो कि सबसे ज्यादा है 35 के हिसाब से भी इसका रेट निकल कर आएगा 210 रुपए। इसीलिए हमने इसे कहा था कि इसे 200 के आसपास खरीदना बनता है, 200 से 210 के आसपास, क्योंकि अभी इस लेवल पे आने के लिए भी इसे 4 से 5 साल लग जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने आपको कहा कि 1,000 रुपये भी जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा जाने में। कैसे जाएगा वो आपको बताते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर इसे बजाज फाइनेंस से कंपेयर कर रहे हैं, जो भी चली चलाई कंपनी है, वो कैसे कमा रही है, और अगर जियो फाइनेंशियल को भी इतना कमाना है तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा। पहले उसे 1 लाख करोड़ के लोन बांटने पड़ेंगे, 1 लाख करोड़ के लोन बांटने के बाद उन लोन्स को पैसे से चुकाना, अपना लेना पड़ेगा, जिससे कि एनपीए ना हो। अभी उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, नई कंपनी है। ये सब कुछ करने के बाद जाके उसे इतना प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आने के बाद उसका ईपीएस 6 रुपए निकलेगा, तब जाके उसकी वैल्यू 210 रुपए बन पाएगी। क्या वो कुछ नया कर पाएगी जो बजाज फाइनेंस नहीं कर रही, कि बजाज फाइनेंस से ज्यादा प्रॉफिट ले ले? हाँ, वो चेक करते हैं क्या वो कुछ अलग करेगी। जो बजाज फाइनेंस या कोई भी फाइनेंस कंपनी लोन देने के लिए क्या क्या करती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स का लोन देती है। मतलब आपने फ्रिज खरीदा, टीवी खरीदा, एसी खरीदा, तो उसमें लोन दे दिया जाता है। फाइनेंस कंपनी ज्यादातर यही काम करती है। बजाज फाइनेंस तो खासकर कंज्यूमर ड्यूरेबल से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। तो रिलायंस कहता है कि मेरे पे रिलायंस डिजिटल है, मेरे पास रिलायंस डिजिटल, और डिजिटल पे जितना भी मैं फाइनेंस करूंगा वो सबका सब मैं किससे कराऊंगा, जेएसएफएल से। उसके बाद वो कहता है मेरे पास बिग बास्केट है। बिग बास्केट जब आप ऑनलाइन परचेज करोगे तो मैं वहां पर कहूंगा, जितने भी बंदे बिग बास्केट पे आएंगे, हम उन्हें कहेंगे आप जियो फाइनेंशियल का क्रेडिट कार्ड ले लो, और उससे स्वैप करने पे आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको बिना मेहनत करे ही बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे, क्लाइंट मिल जाएंगे जेएसएफएल के लिए, जो उसका क्रेडिट कार्ड सब्सक्राइब कर लेंगे, और वहां पर भी आप फाइनेंस कर दोगे तो एक इंसान को हर महीने का पैसा उधार में मिल जाएगा। तो बिग बास्केट का भी फायदा और जेएसएफएल को इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसका भी फायदा, वहां पर भी मैं कर लूंगा। उसके बाद रिलायंस कहता है कि मैंने इजी डे खरीद लिया, इजी डे, और उसका मैंने नाम बदल के कर दिया रिलायंस स्मार्ट। रिलायंस स्मार्ट पे भी कोई आएगा तो मैं उस पर भी फाइनेंस कर दूंगा। उसके अलावा मैं अनसिक्योर्ड लोन भी दूंगा, अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन भी दूंगा कैसे, आप लोगों को फोन किया जाएगा, आप लोगों को फोन कर देंगे कि आप अपनी बैलेंस शीट दिखा दीजिए, आईटीआर दिखा दीजिए, और अपनी स्टेटमेंट दे दीजिए, और उसके हिसाब से वो एसेस करके आपको बताएंगे जी आपका 25 लाख का लोन कर दें। आप कहोगे हाँ, आपके अकाउंट में डाल देंगे और ऑटो डेबिट लगा देंगे, आपके अकाउंट से पेमेंट हर महीने आ जाया करेगी। इस तरह से बहुत सारी कंपनीज काम कर रही है, जियो फाइनेंशियल ऐसे भी काम करेगा। और क्योंकि जियो का जो कॉन्ट्रैक्ट, जियो के जो अपने अमलगमिशन है, जियो के अपने एग्रीमेंट्स हैं किसका, फेसबुक के साथ, व्हाट्सएप के साथ और इंस्टाग्राम के साथ, तो उन्हें सब डेटा अपने आप मिल जाएगा, और उस डेटा के बिहाफ पे वो सबको लोन बांटेंगे। इसके अलावा जियो के पास ही सैटेलाइट राइट हैं आपके क्रिकेट के। क्रिकेट देखने के लिए आपको जियो के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना पड़ता है, तभी आप क्रिकेट देख पाते हो, चाहे फ्री में देखो चाहे पैसे देके। और जब आप वहां रजिस्टर्ड करोगे तो डेटा कंपनी के पास आ जाएगा, और हो सकता है उस डेटा का यूज कंपनी आपको लोन देने के लिए करे, उस डेटा का यूज कंपनी आपको अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए करे, बिग बास्केट के, रिलायंस डिजिटल के, हर चीज के। और ये जो डेटा वॉर है ना, इसमें सबसे आगे जियो रहेगी, क्योंकि उसने सब कुछ पहले ही कर लिया है। उसने ये क्रिकेट के राइट भी ले लिए, उसने आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम और
फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन सबसे भी टाइप कर लिया है, व्हाट्सएप से। तो ये सब कुछ उसने पहले ही कर लिया, ये उसके सब कुछ प्लानिंग के अंदर है कि ये सबसे मैं डेटा इकट्ठा कर लूंगा, डेटा इकट्ठा करने में जो पैसा खर्च होना था वो नहीं होगा, उसने उसे पहले ही खरीद लिया, तो वहां से भी प्रॉफिट खरीदने की वजह से और डेटा भी मिल जाएगा फ्री में। चलिए, तो रिलायंस को यहाँ से भी प्रॉफिट होगा। अब अगर वो इतने बड़े लेवल पे काम करेगा तो ऐसा हो सकता है कि वो बजाज फाइनेंस से भी बड़ी कंपनी बन जाए, लेकिन बनने में टाइम लगेगा। तो क्योंकि इनके पास रिलायंस डिजिटल भी है, इनके पास बिग बास्केट भी है, इजी डे भी है, अनसिक्योर्ड लोन भी देंगे, फेसबुक व्हाट्सएप का डेटा भी है, और धीरू भाई अंबानी भी है, और धीरू भाई अंबानी के पास मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनकी जितनी भी ब्रांचेज हैं पहले से, जैसे इनके पास अपने टेलीकॉम की ब्रांचेज हैं, इनके पास अपने रिलायंस डिजिटल की ब्रांचेज हैं, इनको ब्रांचेज एक्सपेंड करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और फाइनेंस कंपनी को अपनी ब्रांचेज नहीं बनानी पड़ती, उसे तो सिर्फ एक छोटा सा ऑफिस खोलकर टाई अप करना होता है, और टाई अप करने की जरूरत नहीं है किसी और से। इनकी अपने ही शोरूम इतने हैं, डिजिटल का शोरूम, स्मार्ट का शोरूम, इजी डे का शोरूम, सब इन्होंने खरीद रखा है, ऑनलाइन भी इनकी प्रेजेंस है, एआई के थ्रू ये लोन देने वाले हैं, तो इनको किसी से टाई अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप में इतनी सेल निकाल देंगे और उसका फाइनेंस कर देंगे कि इनकी अपने आप ही वैल्यू बढ़ जाएगी, और इनको पैसा भी बहुत कम रेट में मिल जाए, क्योंकि एक वेल नोन नेम है, जितना जानकार नेम होगा उसे लोन देने वाले उतने ज्यादा होंगे और कम इंटरेस्ट पे दे देंगे। तो रिलायंस जियो को, जीएसएफएल को इंटरेस्ट रेट कम पे भी लोन मिलेगा, इस वजह से भी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी से ज्यादा रहेगी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले 5 साल में इसका शेयर यहाँ से अपने करंट लेवल से 200 के लेवल से डबल हो सकता है 400, और उसके बाद वो जैसे जैसे काम करेगी हर 2 साल में भी डबल हो सकता है, मतलब 7 या 8 साल में वो 800 हो सकता है, 9 या 10 साल में वो 1200 तक जा सकता है। तो जिस शेयर ने 10 साल में 1000 या 1200 जाना है, उसे आज 2 साल 200 रुपए में लेने में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं लगती है। तो फिर हमने इसे जब शुरू में 260 रुपए पे लिस्ट होने वाला था तब खरीदने को क्यों नहीं कहा, जब ये 1200 ही जाना था, और अब 200 पे खरीदने को क्यों कह रहे हैं, और 260 पर से क्यों गिर रहा है अगर इसने 1200 जाना है। इसका लॉजिक हम आपको आज बताने वाले हैं, जो उस दिन नहीं बताया था। चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। अब जरा आप ध्यान समझिए कि इंडेक्स मैनेजर के पास रिलायंस का शेयर था, और उसने शेयर क्यों लिया था, क्योंकि रिलायंस इंडेक्स का हिस्सा है, और जो जो शेयर जिस जिस रेशो में इंडेक्स में होंगे, इंडेक्स फंड मैनेजर को उसी रेशो में वो शेयर खरीदने पड़ते हैं। अब मान लीजिए किसी इंडेक्स मैनेजर के पास 1 करोड़ शेयर रिलायंस के, तो उसे 1 करोड़ शेयर जियो के भी मिल रहे होंगे, लेकिन जो जीएसएफएल है वो इंडेक्स का हिस्सा 31 तारीख के बाद नहीं रहेगा। जब 31 तारीख को वो उसमें नहीं रहेगा तो इंडेक्स मैनेजर को अपने वो शेयर बेचने पड़ेंगे हर एक मैनेजर को, मतलब मॉर्गन स्टैनली को भी बेचना पड़ेगा, फंड मैनेजर एचडीएफसी एमसी म्यूचुअल फंड को भी बेचना पड़ेगा, एसबीआई म्यूचुअल फंड को भी बेचना पड़ेगा, कोटक महिंद्रा को भी बेचना पड़ेगा, आईसीआईसीआई को बेचना पड़ेगा। उनके ऊपर उनको पता ही 1000 हो जाएगा, लेकिन फिर भी उन्हें 200 में बेचना पड़ रहा है, क्योंकि रूल है इंडेक्स फंड मैनेजर को सिर्फ वही शेयर रखना जो इंडेक्स का हिस्सा हो। तो क्योंकि उनके ऊपर ये प्रेशर है बेचने का, इस वजह से वो बेच रहे थे, और इसे 260 से बेच के 200 तक ले आए। 200 पे लाके कुछ बाइंग आई, और अभी शायद उन्होंने सारे शेयर बेच दिए हैं या नहीं बेचे हैं, अभी थोड़े और बेचने बाकी। मुझे ऐसा लगता है कि प्लानिंग के तहत कुछ शेयर खरीदे गए हैं कल, मोतीलाल ओसवाल ने 3 करोड़ 75 लाख शेयर खरीदे हैं, और प्लानिंग के तहत सेलिंग रोकी गई है कुछ दिन के लिए, क्योंकि 25 तारीख तक तो कुछ बिक ही नहीं पा रहा था, 25-26 तारीख तक तो कैप ही लगी उसके अंदर, बिक ही नहीं पाया, और उन्हें कई करोड़ शेयर बेचने हैं, तभी उसकी डेट बढ़ा के 26 तारीख से 31 की गई कि कैप रोकी ही नहीं है, चलो 31 तारीख तक बेच लो। तो प्लानिंग के तहत इसे रोका गया है कैप को। अब आप लोग खरीदने जाओगे तो फंड मैनेजर अपने शेयर बेच के निकल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। 210 रुपए पे भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर 210 में भी सस्ता है, ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी इसमें प्रेशर है बेचने का, और अगर रिटेल पीपल के पास ज्यादा माल फंस जाएगा तो फिर एकदम से बढ़ेगा नहीं रेट, जैसे ही वो 210 से 230 जाएगा रिटेल बाहर निकलेगा, फिर दोबारा 250 जाएगा रिटेल बाहर निकलेगा, तो मतलब 250-60 का लेवल क्रॉस करने में टाइम लग जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसके रेट बढ़ने में, क्योंकि रिटेल के हाथ में आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो या तो आप इसे खरीदिए 160 के आसपास, 160 से 180 के आसपास खरीदिए, तो उससे होगा कि आप 160-180 खरीद के 230 पे बेच सकते हैं, 250 पे बेच सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और या फिर आप इसे 260 से ऊपर जाने दीजिए अभी, जिसे जाने में भी कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, 3 महीने तो लगेंगे। 3 महीने में जब ये पूरा रिटेल पीपल, इसमें से जो बेचने वाले रिटेल पीपल है वो निकल जाएंगे, तब ये 260 को क्रॉस करेगा, आप इसमें तब एंट्री लीजिए, फिर से 500 उतनी देर लगेगी। अब इसमें जो तगड़ा रेसिस्टेंस है वो 260-270 का है, 260-70 क्रॉस करते ही तेज होगा,
क्योंकि तब तक फंड मैनेजर ने जो माल रिटेल को फंसा कर बेच दिया है ना, वो रिटेल जो फंसे हुए हैं जिनको जल्दी पैसा निकालना है वो निकल जाएंगे, तभी ये ऊपर जाएगा। तो हमारी सलाह भी ये है जेएसएफएल में कि आप इसको कुछ शेयर 200 पे खरीदिए और बाकी खरीदिए 160 पे, जिससे कि आपका एवरेज 180 पे आ जाए, या फिर आप डायरेक्टली सारे शेयर 180 पे खरीदिए, आए तो ठीक, नहीं आए तो कुछ और खरीद लीजिए। जिसको ये है कि नहीं मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे लेना ही लेना है, तो वो कुछ शेयर करंट लेवल पे 200-210 पे खरीद ले और बाकी 160 पे खरीदो, उसका एवरेज 180 हो जाएगा। और फिर 250 पे उसे बुक करें, 250 पे बुक करें, क्योंकि वो दोबारा नीचे आएगा 200 पे, फिर खरीदे, फिर 250 में बुक करें, और ये बार बार 250 260 में प्रॉफिट बुकिंग आएगी आएगी, क्योंकि रिटेल बंदा इसमें फंस जाएगा। और जब रिटेल सारा निकल जाएगा फिर ये ब्रेकआउट देगा, जब ये 260 270 280 से ऊपर का ब्रेकआउट देगा, फिर इसे 500 होते देर लगेगी, फिर इसे आप होल्ड कर दें। तो ये हमारी सलाह है। थैंक यू वेरी मच।